नाजरीन आदाब। आज हम अपनी बात में अपनी ही बात करेंगे, यानी बढ़ती हुई आबादी की बात। आज मेरे साथ जो पैनल है उसमें सबसे पहले हैं अमिताभ कुंडू साहब, जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में डेमोग्राफिक इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं और उस्ताद हैं। तो इनके साथ तशरीफ़ फरमा है श्री प्रेरणा साहिबा, जो एक जर्नलिस्ट हैं, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट है इंडो एशियन न्यूज़ सर्विस की। और मेरे साथ वहाँ पर तशरीफ़ रखे हुए हैं बिजीत रॉय साहब, जो पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के साथ वाबस्ता हैं। हम पॉपुलेशन पे बात करेंगे, आबादी पे बात करेंगे। सबसे पहले जो हम समझ रहे हैं वो ये है कि किसी भी मसले की तह तक पहुँचने के लिए हमें कुछ जो हक़ाइक़ हैं, जो हकीकतें हैं, उनको समझना होगा और उनको तस्लीम करना होगा, रिकॉग्नाइज़ करना होगा। तो पहले हम आपको दिखाते हैं एक वीडियो जो है हक़ाइक़ पे मबनी, हक़ाइक़ का मजमुआ। ये वीडियो पहले आप देखिए। भारत रुकबे के लिहाज से दुनिया का 7वां और आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा मुल्क है। मुल्क की तरक्की में तेजी से बढ़ती हुई आबादी एक बड़ी रुकावट है। भारत में तेजी से बढ़ती हुई आबादी हमारी हुसूलियाबियों पर पानी फेरती है। अगर हम 500 तुलबा के लिए स्कूल शुरू करते हैं तो 5000 तुलबा दाखिले के लिए इंतज़ार में होते हैं। यही सूरत हाल अस्पतालों की है। सन 1950 की दहाई के अवाइल में भारत में एक खातून औसतन 6 बच्चों को जन्म देती थी। हमें आबादी के टाइम बम का सामना करना पड़ा और हमारा मुल्क आबादी में ज़बरदस्त इजाफे को रोकने की कोशिश करने वाला पहला मुल्क था। निस्फ सदी बाद शरह पैदाइश घटकर निस्फ रह गई है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा आबादी अब भी भारत के सामने दरपेश मसाइल में सरफ़हरिस्त है। आबादी में इस खिलाफ मामूल इजाफे ने कई मसाइल को जन्म दिया, जैसे गुर्बत, बेरोज़गारी, ग़िज़ाई क़िल्लत, रिहायशी मुश्किलात, पोशाक के मसाइल, जो कि ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात हैं। सन 2011 मुर्दमशुमारी, भारत की आबादी 121 करोड़ हो गई है। 62.37 करोड़ मर्द और 52.65 करोड़ ख़वातीन। साबिक़ा दहाई में 18.15 करोड़ अफराद का इजाफा। आबादी में इजाफे की शरह 17.64%। फ़ी मुरबा किलोमीटर में 382 अफराद, फ़ी 1000 मर्दों के मुकाबले 940 ख़वातीन। शरह ख़ानदगी 64.83 से बढ़कर 74.04% हो गई। प्रोफेसर अमिताभ कुंडू, क्या हम समझ रहे हैं कि वाकई जो आबादी का मसला है, जो तेज़ी से बढ़ रही है, ये एक वाकई मसला है कि ये हमारे लिए एक फ़ायदा साबित हो सकता है? देखिए, ये बताया जाता है कि बढ़ती हुई आबादी हमारे देश के लिए, हमारे मुल्क के लिए रुकावट बन सकती है। कुछ हद तक ये सही भी है, लेकिन आज हमारा मुल्क इस स्टेज पर पहुंचा हुआ है कि अगले 2 डिकेड्स में हमारा मुल्क दुनिया के बाकी मुल्कों की तुलना में सबसे आगे होगा डेमोग्राफिक डिविडेंड के मामले में। हमारे यहाँ 15 से 60 साल तक अगर आप जो आबादी है उसकी प्रतिशत जो है वो दुनिया के दूसरे देशों से, चाइना से भी अधिक होगा। अगर हम इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का सही इस्तेमाल कर सकते हैं तो निश्चित रूप से हमारी जो
आर्थिक विकास का जो दर है उसको 7-8% रखने में परेशानी नहीं होगी। इसके लिए आवश्यक यह है कि हम आबादी का सही इस्तेमाल कर सकें और सही स्किल फॉर्मेशन कर सकें, जिसमें चाइना हमसे काफ़ी आगे है। हमें इस आबादी को सही ढंग से ट्रेनिंग और स्किल फॉर्मेशन करनी पड़ेगी। श्री पन्ना साहिबा, आप हमें बता दीजिए कि वाकई क्या आपको लग रहा है कि फैक्ट लिस्ट है आबादी के सिलसिले में? जैसे प्रोफेसर कुंडू ने कहा, ये सच है कि ये आबादी हमारी मदद कर सकती है, पर ये भी सच्चाई है कि इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ है, जैसे हेल्थ में सपोर्ट करने के लिए या एजुकेट करने के लिए, स्किल डेवलप करने के लिए, वो हमारे पास नहीं है। हमारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर्स में, वो आबादी से एटलीस्ट, इनको ज़्यादा पता होगा, 1/4 चल रही है मेरे ख्याल से, इफ़ नॉट लेस। तो अगर हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो फिर बेरोज़गारी और अनएजुकेटेड वर्कफोर्स का कोई फ़ायदा नहीं है आज की दुनिया में। बिजीत रॉय, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपका पर्सपेक्टिव हमारे लिए डॉक्टर फैक्ट्स कुंडू जानने के- के लिए सबसे डॉक्टर- इम्पोर्टेंट है। हाँ, डॉक्टर कुंडू के मुद्दे पे मैं कुछ तथ्यों को सामने रखना चाहूँगा, कुछ फैक्ट्स विच आर इमर्जिंग फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस। पिछले अगर 3 दशकों को अगर हम लोग देखें, 5.2 हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट था, कुल प्रजनन दर था, वो 3 दशकों में आज घट के 2.6 पे आ गया है। करीब 9 राज्य हैं जहाँ पे फर्टिलिटी रिप्लेसमेंट लेवल पे आ गई है। सो ये एक बहुत बड़ा ये है। और ख़ास करके हम लोग देखें, अगर शहरी क्षेत्रों की बात कर रहे हैं तो आज टोटल फर्टिलिटी रेट 1.9 है, जो कि एक काफ़ी ये है, अच्छा ये है हमारे लिए। जहाँ हमको काम करने की आवश्यकता है, वहाँ पे द बिगेस्ट इशू इज़ व्हाट डॉक्टर कुंडू हैड सेड, एंड आई वुड लाइक टू सब्सटैंशिएट ऑन दैट कि कहाँ पे हमको ये है कि यूथ पे हमको फोकस करना। यूथ पे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स का फोकस काफ़ी वीक रहा है, और कुछ खास करके इंटरवेंशंस हैं, हस्तक्षेप है, जो कि बहुत प्रभावी हो सकते हैं और इस पॉपुलेशन को हेल्दी रखने के लिए, प्रोडक्टिव रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है इस इंटरवेंशंस अराउंड डिलेइंग एज एट मैरिज, वेरी क्रिटिकल। द सेकेंड इज डिलेइंग द फर्स्ट बर्थ, क्योंकि 18% ये है कि जो टीनेज प्रेगनेंसीज हो रहे हैं, दैट हैज implications on maternal health. And the other part of it is around spacing, जन्म अंतराल को बढ़ाया जाए। तो इन चीज़ों को पे अगर सरकार ध्यान दे तो हमको लगता है दिस पॉपुलेशन कैन बिकम वेरी प्रोडक्टिव, वेरी हेल्दी एंड कैन कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। प्रोफेसर कुंदू, ये बोला जा रहा है कि हमारे पास वसाइल की कमी है, बहरान है रिसोर्सेज का, और उधर से आपसी मुकाबला आराई है, कंपटीशन है, और इसमें जो आबादी का चैलेंज है, कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं इसको? देखिए, आबादी का चैलेंज को बैलेंस करने के संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी ग्रोथ रेट आज से 2 दशक पहले 2.2% प्रतिवर्ष हुआ करता था। अभी ये घट के 1.6 के आसपास पहुंच चुका है। मेरे ख्याल से ये तो 2001-11 के आंकड़े हैं, अभी और भी कम हो गया है। क्षेत्रीय विषमता, रीजनल इनइक्वालिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां साउथ में जो बताया रॉय साहब ने कि रिप्लेसमेंट लेवल के पास पहुंच चुका है, आबादी में बढ़ने का दर काफ़ी कम हो गया है, वो अपने आप को सिर्फ रिप्लेस कर रही है। लेकिन नॉर्थ में बिहार को देखिए, छत्तीसगढ़ को देखिए, राजस्थान, सिर्फ उड़ीसा को छोड़ के, उड़ीसा में आबादी बढ़ने का दर कम इसलिए है क्योंकि मोर्टेलिटी वहाँ पर बच्चों के मरने का दर अधिक है। तो मुझे लगता है जो श्री पन्ना ने जो कहा कि जितना इन्वेस्टमेंट हेल्थ, स्वास्थ्य, शिक्षा, तालीम के लिए जो करना चाहिए और जो स्किल डेवलपमेंट जो करना चाहिए, जिससे हमारी जो आबादी है, देखिए 14 साल तक तो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे, लेकिन 14 के बाद में बच्चे स्कूल से निकल जाते हैं, लड़कियां घर में चली जाती हैं घर का काम करने, और लड़के जो है लेबर मार्केट में चले जाते हैं विदाउट एनी स्किल। मुझे लगता है स्किल फॉर्मेशन अगर हम नहीं कर पाएंगे तो इस जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो सही फायदा होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। आबादी में श्रीपना उन्हीं इलाकों में या उन्हीं एरियाज़ में इजाफा होता है जहाँ पर लोग जॉब मार्केट में विदाउट एनी स्किल या जो हुनर के बगैर दाखिल होते हैं। उसके बारे में आपका क्या फैक्ट क्या है? नहीं, इंडिया में जो मेजर आबादी की प्रॉब्लम है वो ठीक है, अनएजुकेटेड सेक्टर्स में है, बट हमारी जो सोच है मुझे लगता है वो काफ़ी स्क्यूड है अभी तक। बिकॉज हमारे यहाँ अभी भी मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास फैमिलीज़ को छोड़ के बच्चों को रोज़गार का साधन अभी भी माना जाता है। 14 साल तक कोई स्कूल जा सकता है, उसके बाद लड़कियां घर का काम करती हैं, वो भी इनकम जनरेट ही होता है उससे, और
लड़कों को जैसे किसी भी कहीं भी मजदूरी में लगा दिया जाता है। तो इससे ये सोच इस हिंड्रेंस है, क्योंकि जैसे मेरे घर की मेरे, आपके घर की मेरे, उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि उनके बच्चे पढ़े लिखे आगे जाएं, उनको माउथ फीड करने हैं। तो उसके लिए ये सरकार ने काफ़ी कुछ किया है, अवेयरनेस है। एनआरएचएम ने जैसे मैटरनल मोर्टालिटी काफ़ी हद तक रिड्यूस की है और काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। लेकिन हमारी मैटरनल मोर्टालिटी की जो टारगेट है, हाँ, वो बहुत दूर है, बहुत मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से वहां पर बहुत ज्यादा डेफिसिट होने वाला है, मैसिव डिफरेंस है। इसकी वजह से वो इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे इवन इफ वी हैव अ पॉलिसी मगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास बिल्कुल नहीं बुनियादी ढांचा होना जरूरी है। विजित रॉय, ये बता दीजिए, जो बिलो पॉवर्टी लाइन जो हमारी है उसमें आबादी की वजह से कोई फ़र्क नहीं आ रहा है। जो बिलो पॉवर्टी लाइन में हमारे लोग हैं, उसके बारे में क्या फैक्ट्स हैं, क्या हकीकतें क्या हैं आबादी की वजह से? It does affect. लेकिन I have a very different dimension to looking at population and how किस तरह से इस पे हमको आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, अगर भौगोलिक स्थिति को अगर हम लोग देख रहे हैं, भौगोलिक ये से करीब अगर हम लोग देख रहे हैं, आज 19-17 करीब राज्य हैं जो कि रिप्लेसमेंट लेवल तक पहुंचने वाले हैं 2012 से लेके 14 तक। 2098 से केरला से शुरू होके एक ये है। 3 राज्य हैं, जैसे डॉक्टर कुंडू ने कहा, जो कि मूव कर जाएंगे 2013-14 तक, उड़ीसा, गुजरात, हरियाणा। लेकिन हमको जहां फोकस करना है, ये करीब 3 या 4 राज्य हैं जो कि पूरा ये फर्क लाएगा। अगर हम लोग बात कर रहे हैं, जो बिगेस्ट चेंज अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो है उत्तर प्रदेश, जहां की 22% हमारी जनसंख्या है या होने वाली है। दूसरा है बिहार और राजस्थान। ये कुल मिला के ये पूरा चेंज लाएगा। और यहाँ पे हमारी स्वास्थ्य की सुविधाएं, हमारी जैसे आप बोल रहे थे गरीबी रेखा के नीचे के परिवार और सारे वो वहां पर, ठीक है, तो सारी कमजोर ये वहां है। तो ये जो फैक्ट्स है वो हमारे सामने है। हम एनालिसिस की बात करेंगे, तज्जिए की बात करेंगे कि क्या वजूहात हैं। तो पहले आप हमारा ये वीडियो देखिए। आबादी भारत का एक बहुत बड़ा अवामी मसला है। इसकी तारीख और मुस्तकबिल में तबाहकुन असरात से हम आंखें नहीं मूंद सकते। पिछले 11 साल में भारत में आबादी में शरही इजाफा 17.64% रहा। यही शरह ब्राज़ील में 15.38%, अमेरिका में 10.94% और चीन में 5.35% रही। हद से ज़्यादा आबादी के ये नताइज होते हैं: रोटी, कपड़ा और मकान पर दबाव, बेरोजगारी का मसला और शिद्दत इख्तियार करता है, मयार ज़िंदगी गिर जाता है। बढ़ती हुई आबादी का बड़ा मसला रिहाइश का है। बड़े कुंभों में आमदनी के बाइस उनके बच्चे तालीम के नूर से महरूम रह जाते हैं। हमारी आबादी में बेपनाह इजाफा होता है। 1 मिनट में 44 बच्चे जन्म लेते हैं, यानी आबादी में फी साल 2.9% इजाफा होता है। हर बरस भारत की आबादी में 2.60 करोड़ अफराद का इजाफा होता है। हुकूमत बढ़ती आबादी पर रोक लगाने के लिए सख्त इक़दामात उठा रही है। इसने आज़ादी के फ़ौरन बाद ही ख़ानदानी मनसूबाबंदी शुरू की थी, लेकिन इस प्रोग्राम के खातिर खा नताइज बरामद नहीं हुए। आबादी में इजाफा एक ख़ास कायदे से होता है, जबकि बसर औकात के वसाइल में इजाफा महदूद तर्ज पर होता है। भारत को दुनिया की 16% आबादी के लिए दुनिया की 2.3% ज़मीन मैसर है। प्रोफेसर कुंदू, ये था हमारा हकाइक का तज्जिया। आप पहले जेंडर पर्सपेक्टिव से हमें बता दीजिए कि क्या हुआ है और क्या लग रहा है कि होना चाहिए। देखिए, मैं समझता हूं कि हमारे मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा एम्बैरेसिंग बात यह है, पॉपुलेशन ग्रोथ को तो हमने कंट्रोल कर लिया है, जैसे रॉय साहब ने बताया कि काफ़ी सारे स्टेट्स में हम लोग कर पाएंगे, लेकिन सोचिए आज़ादी के बाद भी स्त्री पुरुष का जो रेशियो है वो गिरता चला गया, पिछले 1 दशक 1.5 दशक को छोड़। बिल्कुल। लेकिन पिछले दशक में भी
अगर आप 6 साल से कम बच्चों में अगर आप लिंगानुपात सेक्स रेशियो को अगर आप देखते हैं तो वो फिर घटा है, 927 से 914 हो गया है। इसका मतलब यह है कि जो लड़कियां हैं जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल स्टेज पे होती हैं, जब पैदा ही नहीं हुई, उसी स्टेज पे उसके साथ में सबसे अधिक वायलेंस हो रहा है। और अगर हम देखें कि ये जो जेंडर सिलेक्टिव टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो लड़कियों को पैदा होने ही नहीं दिया जा रहा है, ये कहाँ हो रहा है? आपने गरीब भी देखा कि नीचे के लोगों की बात की है। अगर आप आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो आप देखेंगे कि जो रिच हैं वो वहां पर ज्यादा सेक्स रेशियो जो है वो एडवर्स है, लड़कियां वहां पर कम है, जबकि गरीबों में लड़के का अनुपात उतना खराब नहीं है जितना कि धनी वर्ग में है, जो रिच लोगों में है, जो आसुदाहाल लोग हैं। बिल्कुल सही है। उनमें जो है ये टेक्नोलॉजी जो है उनको मदद कर रहा है, जो अपने फैमिली को एक कमोडिटी की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि लड़का चाहिए कि लड़की चाहिए। हम टेलीविजन जिस तरह खरीदते हैं उस तरह से हम तय करते हैं कि लड़की हम लेके आते हैं। ओके, श्री प्रणय, समझा ये जा रहा है कि अगर ख़वातीन तालीम के नूर से महरूम हों, क्योंकि अक्सर ज़्यादा आबादी होती है तो सबसे बड़ी कैजुअलिटी जो टारगेट है वो लड़कियां ही रहती हैं, तो उस सिलसिले में आप क्या कहेंगी? ये ज़्यादा एजुकेशन पर्सपेक्टिव नहीं है। जैसे एफ्लुएंट सोसाइटीज़ में जो माएँ अग्री करती हैं कि हाँ सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शंस करेंगे, वो बहुत ज़्यादा अनपढ़ या इलिटरेट नहीं होती हैं। ये थोड़ा सा इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है और बहुत ज़्यादा सोशल प्रेशर है। जैसे हम कोई टीवी बड़ा खरीद लाते हैं घर पे क्योंकि वो स्टेटस सिंबल है, मेरे ख्याल से हमारे देश में वो एक स्टेटस सिंबल हो गया है। तो ये प्लस एक शादी में इन लॉज का प्रेशर, फैमिली प्रेशर, एवरीथिंग, और वो जो लड़का खानदान को आगे बढ़ाता है वाला जो वो है, मेरे ख्याल से ये एक पर्सपेक्टिव है। एक दूसरी मैसिव पर्सपेक्टिव है डाउरी, क्योंकि हमारे देश में जितनी आप ऊंचाइयों में जाएंगे डाउरी उतनी बढ़ती जाती है। ये बॉटम अप है, तो वो बहुत मेजर फैक्टर प्ले करता है। मिस्टर बिजित रॉय, आपका स्पेशल जाविये निगाह है, नुक्ते नज़र है, क्या आप बता दीजिए हमें क्या आपको लग रहे हैं फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल है हमारी आबादी की? निर्णय लेने की क्षमता अगर को देखें तो सबसे बड़ी ये है कि निर्णय लेने की क्षमता महिला में तब आती है जब उसके पास एक बैकअप हो, दूसरा इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हो, साथ में शिक्षा का बहुत बड़ा कोरिलेशन देखा गया है हेल्थ के हर एक सूचकांक को इम्प्रूव करने के लिए। और मैं यहाँ देखता हूँ कि फैमिली प्लानिंग का जो ये है या स्पेसिंग बहुत बड़ी क्षमता देती है महिला को। कि अगर अभी क्या होता है, अगर ये देखें कि टीनेज प्रेगनेंसीज आफ्टर प्रेगनेंसीज स्पेसिंग जो है, ठीक है, बर्थ इंटरवल को बढ़ाने से महिला को ज़्यादा समय मिलता है खुद के लिए, उसके शिक्षा के लिए, उसके बच्चों के देखभाल के लिए, उसका आय उपार्जन करने के लिए, वे बाहर जाके एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो ये दोनों चीज़ें कोरिलेटेड हैं, विमेंस एम्पावरमेंट, एडुकेशन along with family planning. So it is an integrated thing. Yeah, it has to be an integrated approach. Okay. हर किसी का अपना एक विजन होता है, एक रहता है कि हम कहाँ पर हैं और हमें कहाँ पर पहुँचना चाहिए। तो इस सिलसिले में हम आप एक छोटा वीडियो एक दिखाएंगे, फिर हम बात करेंगे कि हम सबका विजन क्या है आबादी के सिलसिले में। विजन देख लीजिए। जब तक इस डेमोग्राफिक इनकलाब को संजीदगी से ना लिया जाएगा, इक्तिसादी मनसूबाबंदी खातिर खां नताइज हासिल करने में नाकाम होगी। आबादी काबू में रखने के प्रोग्राम और इक्तिसादी नमो खुशहाली को एक साथ अपनाना होगा। अगर आबादी में इजाफा बेरोजगारी के मौके में इजाफे की शरह से तजावुज कर गया तो यह खतरनाक है। भारत गैर मुनासिब तरीके से जमा है। तकरीबन निस्फ आबादी 25 साल से कम उम्र की है। ये डेमोग्राफिक मुनाफा एक वजह है जिसकी बिना पर कुछ माहिरीन इक्तिसादियात ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि भारत आइंदा 5 वर्षों में इक्तिसादी शरह नमो में चीन से आगे निकलेगा। लेकिन एक तरफ जहां जमा आबादी भारत के लिए सूदमंद है, वहीं इसकी आबादी का साइज इसके वसाइल पर ज्यादा दबाव डालता है। भारत के लिए अमल करने का वक्त आ चुका है। हमें तेजी से बढ़ती हुई आबादी पर काबू पाने की जरूरत है, जिसने आबादी को असासा होने के बजाय एक कमर तोड़ने वाला बोझ बना दिया है।
आज भारत में हर कुंबे में औसतन 2.6 बच्चे हैं, जो कि निसफ सदी पहले के मुकाबले में निसफ है। लेकिन भारत की आबादी को एक ही सतह पर रखने के लिए फी कुंबा सिर्फ 2 बच्चे होने चाहिए। भारत में आबादी से मुतल्लिक पॉलिसी को ठोस इक़दामात पर मबनी होने की ज़रूरत है, ताकि ये न सिर्फ बढ़ती आबादी के मसाइल का इजाला कर सके, बल्कि गरीबों की हालात में वाज़ह और सही मानों में बेहतर तब्दीली ला सके। ये था हमारे लिए अहदाफ या टारगेट्स का मुकर्रर होना, अहदाफ का तयन। प्रोफेसर अमिताभ साहब, हमें ये बता दीजिए, जो यहाँ पर माइनॉरिटीज़ हैं और जो सचर कमेटी का रिपोर्ट वगैरह है, अक्सर ये माना जाता है कि कुछ कम्युनिटीज़ कुछ एरियाज़ में ज़्यादा आबादी की वजह से इनकलाब आ चुका है, कुछ में कम है, तो आप उसको किस नज़र से देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, जब आप फ्यूचर विजन की बात कर रहे हैं, एक बहुत ही गलत और ख़तरनाक किस्म का जो प्रोपेगेंडा टाइप का जो प्रोजेक्शन किया जा रहा है, मैं उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा। मैं नहीं समझता कि ये बहुत लोग इसको मानते हैं। एक स्टडी ने बताया कि साहब, अगर 1 साल तक यही जो ग्रोथ रेट जो है अलग अलग रिलीजियस कम्युनिटीज़ का चलता रहे, तो मुस्लिम पॉपुलेशन जो है हमारा देश का, वो हिंदू पॉपुलेशन को ओवरटेक कर लेगा। इससे गलत कोई प्रोजेक्शन की मेथोडोलॉजी हो ही नहीं सकती। अगर आप आंकड़ों को देखें तो आप देखेंगे कि मुस्लिम्स में आबादी के इजाफा होने का जो रेट है वो कुछ हाई है, इसलिए क्योंकि शिक्षा का दर कम है, आर्थिक स्तर वो कम है। अगर इसके लिए आप कंट्रोल करें तो आप देखेंगे कि कोई डिफरेंस नहीं। यानी तालीमी और इक्तिसादी नाबराबरी है, वो मसाइल है। इन दोनों चीज़ों को अगर आप अलग कर सकें स्टैटिस्टिकली, तो आप देखेंगे कि कोई फर्क नहीं है। दूसरी बात मैं जो कहना चाहूँगा कि आबादी में जो इजाफे होने का जो रेट है उसमें कमी आई है, हिंदुओं में भी आई है, मुस्लिम कम्युनिटी में आई है। लेकिन अगर आप पिछले 2 दशकों में देखें तो मुस्लिम कम्युनिटी में जो गिरावट आई है वो हिंदू कम्युनिटी की गिरावट से अधिक है। इसका मतलब यह है कि पास्ट ग्रोथ को लेकर प्रोजेक्ट करना यह निश्चित रूप से एक गलत और मिस्चीवियस प्रकार का रिसर्च है, और इससे इस बारे में हमें आगाह करनी चाहिए। ओके, आपका विजन श्रीप्रणा क्या है कि क्या होना चाहिए? थोड़ा सा इनसे मैं बोलना चाहूँगी कि मैं बिल्कुल सहमत हूँ, और एक मेजर इशू जो है वो हम इग्नोर करते हैं कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो उस स्तर ऑफ सोसाइटी से है जो सबसे वन ऑफ द बैकवर्ड हैं। तो वो हिंदू के साथ अगर कंपेयर करें उस सेम लेवल में, तो उनका रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ भी सेम ही होगा। तो हम उसको ब्रांड नहीं कर सकते हैं कि ये कम्युनिटी वाइज, वो उस पर्टिकुलर क्लास में सबके सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं। जब तक सरकार उनको हेल्थ बेनिफिट्स नहीं पहुंचाएगी, जब तक उनको एजुकेशन नहीं पहुंचाएगी, तो ये प्रॉब्लम्स रहेंगी। अभिजीत रॉय, क्या माइनॉरिटीज, खास करके रिलीजियस एथनिक माइनॉरिटीज, डिस्प्लेस्ड कम्युनिटीज पे एक्सेस की सबसे बड़ी इश्यूज है। इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे वीक है उन एरियाज में, ह्यूमन रिसोर्स पहुंचना नहीं चाहता है उन एरियाज में। तो जब हम लोग बात करते हैं यूनिवर्सल अप्रोच का, खास करके उसमें भी हम लोग देखें कि खास करके इन वर्गों पे विशेष रूप से ध्यान दिया जाए, ना कि इनको वंचित किया जाए सेवाओं को। हमने विजन की बात की। प्रोफेसर अमिताभ साहब, आप बताइए कि कैसे हम अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि सचर कमीशन के जो सुझाव थे उनको हम ठीक से नहीं इम्प्लीमेंट कर पाए। उनकी सिफारिशात जो है, हाँ, उनकी सिफारिशात को हमने सिर्फ चर्चा में रखे, उसके बारे में बहुत मीडिया पब्लिसिटी हुई, लेकिन जब उनको इम्प्लीमेंट करने की बात हुई, हमारी 2-3 मीटिंगें हो चुकी हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अफसरों के साथ में, और ये कंसर्न मुझे लगता है उन्हें भी है और सारे मुल्क को है कि अगर हमने जो बुनियादी मसले हैं मुस्लिम कम्युनिटी के, इन सारे प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के बाद में जो सुझाव रखे गए थे उनके ओर बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए थी। और मुझे लगता है कि मिनिस्ट्री में इसके बारे में परेशानी तो है, लेकिन कोई ठोस कदम अभी उठा नहीं पा रहे हैं, और मुझे लगता है इसके पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ओके, श्रीप्रणा, आपका विजन और उसका इम्प्लीमेंटेशन? सरकार के पास कुछ बहुत अच्छी पॉलिसीज़ हैं जो उन्होंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है, जैसे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, होमस्टेड बिल, ये सब बहुत ही अच्छी, पर उनका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे बहुत कम होता है हमारे देश में। तो करप्शन को वीड आउट करके अगर उसमें फोकस किया जाए, स्पेशली माइनॉरिटी और ट्राइबल, ये
2 कम्युनिटीज़ पे, तो हम काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। विजीत, आपका विजन और उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो? मैं खास करके बात करूंगा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में जो परिवार नियोजन पे जो फोकस किया जा रहा है, वो 3 फोकस एरियाज वो लोग ये कर रहे हैं। और सबसे बड़ा चीज़ जो वो लोग जो ये मिशन करना चाहती है वो है कि टारगेट फ्री अप्रोच। सो दैट इज़ अ बिग चेंज, यू नो। ICPD से लेके पॉपुलेशन पॉलिसी जो 2000 में बनाया गया था, इट टॉक्स अबाउट अ टारगेट फ्री अप्रोच। फोकस जो मूव करना चाहिए वो स्टेरिलाइजेशन से मूव करना चाहिए स्पेसिंग की ओर। सबसे बड़ा चेंज ये होना चाहिए। आप चूंकि मीडिया से वाबस्ता हैं, ज़राए इब्लाग के साथ काम कर रही हैं, आप हमें ये बता दीजिए कि जो अवेयरनेस का कंपोनेंट है इसमें वो बहुत बड़ा है। कैसे सक्सेसफुल एक कैंपेन हो इल्म आगाही के सिलसिले जो में? भी कैंपेन सरकार करे मीडिया के थ्रू, मेरे ख्याल से वो वर्नाक्युलर प्रेस पे फोकस होना चाहिए। वर्नाक्युलर प्रेस का मतलब है जो लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स हैं, बिल्कुल। और ऐसे बहुत अच्छे अच्छे अखबार, जो इलाकाई ज़ुबानों में जो छपते हैं। हाँ, क्योंकि खासकर जो औरतें हैं बहुत लिटरेट हैं, बहुत उनमें से लिटरेट हैं, पर वो ज़रूरी नहीं है कि उनको इंग्लिश आती हो, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन लेवल में हम इंग्लिश नहीं सिखाते हैं। कोई 5वीं तक पढ़ी है, 10वीं तक पढ़ी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर अमिताभ, यंग इंडिया जो है उसका डायरेक्शन क्या हो और कैसे किया जाए, मुख्तसर अल्फाज में? हम मैं समझता हूँ कि यंग इंडिया के लिए स्किल डेवलपमेंट ऐसे क्षेत्रों में जो इमर्जिंग हो, जिसमें ग्लोबल मार्केट में जिसकी डिमांड हो। अगर आप आंकड़ों को देखें, नेशनल सैंपल सर्वे से पता चलता है कि बेरोजगारी का दर जो है 20 से 30 साल की उम्र में सबसे अधिक है। अगर इस नौजवानों को हम अगर ठीक से हम एम्प्लॉय नहीं कर पाएंगे तो बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स होंगे। आबादी का एक सबसे अच्छा नुक्ते नज़र जो ये है कि नौजवान हमारी जो नस्ल है, जो हमारा मुस्तकबिल है, वो एक असासा है। अगर उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें, आबादी मसला नहीं बल्कि हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।